राजमहल लोकसभा संसदीय सीट पर आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगी। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हंसदा के पक्ष में वोट मांगने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सह स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी एक दिवसीय दौरे पर गुमानी श्रीकुंडा मैदान पहुंचे। वहीं मंच से इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यह चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश बेच रहा है। देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यदि देश को बचाना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। संथाल गर्मी में तादाद में मौजूद माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। मैं चाहता हूं कि बाबा से बुलंद बात की जाए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। यहाँ पे मौजूद आपके चहेते सांसद विजय हंसदा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर जी, झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता जी, एमटी राजा जी, बरकत खान साहब, शाहजहां अंसारी साहब, उदय लखवानी जी, श्री कुमार सरकार साहब, मोहम्मद नसीरुद्दीन जी, रंजीत टुंडू जी, अशोक दास जी, अब्दुल कदीर जी, अब्दुल गफूर साहब, शाहीन परवेज साहब और मेरी आंखों के सामने पाकुड़ के इतराफ और इस इलाके के इतराफ के जो हजारों हजार लोग यहां मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। रात पंजाब में था, मलेरकोटला में, जब राजेश भाई का फोन आया और राजेश भाई ने कहा कि कल आपको गुमानी चलना है, क्योंकि गुमानी चल करके हुकूमत का गुमान तोड़ने का काम करना है, तो मैं इनकी बात पर टाल नहीं सका। तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आपके बीच में आया हूं और जिस तादाद में आप यहां इकट्ठा हैं, इस तरफ मेरी माएं बहनें बैठी हैं, नौजवान साथी हैं, उधर छतों पर लोग हैं, इस तरफ साथी खड़े हैं। मैं आपसे ये कहने आया हूं मेरे भाई कि मेरी आंखों के सामने ये जो तस्वीर है आलमगीर आलम साहब की, मैं गवाही देते हुए ये बात कहता हूं कि मैंने हिंदुस्तान की सियासत में इनसे शरीफ सियासतदान नहीं देखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ऐसे शरीफ इंसानों से भी इतनी दिक्कत है कि इनको भी बाहर नहीं रहने देंगे, जेल भेज देंगे। और ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को आदिवासी समाज का जो अभिमान है, ऐसे हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया बिना किसी ठोस कारण के। कभी सोचा है ये सरकार इतनी ज्यादती पर क्यों उतारू है? इसलिए क्योंकि इस सरकार के पैर के नीचे से जमीन सरक चुकी है। मैं केरल से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, पंजाब से लेकर राजस्थान से, बिहार से, बंगाल से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, देश के हर कोने से चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाली 4 जून को जब हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं पूरे देश की जनता का मन समझ करके आया हूं। और आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस गफलत में मत रहना कि यह कोई आसान लड़ाई है। यह लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो खड़े हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है और उनका हर सहयोगी, उनका हर मंत्री, उनका हर साथी पूरे चुनाव में एक भाषण दोहरा रहा है कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, भाजपा के ज्यादातर नेताओं के भाषण उठा के देख लीजिए 2 महीने में एक बात पूरी बेशर्मी से भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें बहुमत चाहिए। एक तरफ संविधान बदलने की बात करने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ खड़ा है वो शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि हमारे जिस्म में जब तक जान है तब तक हम हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर रत्ती बराबर आंच
नहीं आने देंगे। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के यहां आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। विजय हांसदा जी को मैंने देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ते देखा है इस फासिस्ट सरकार से, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे अकलियतों का मुद्दा हो, गरीबों का हो, पिछड़ों का हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्हें लड़ते हुए। और आज मैं ये कहने आया हूं मेरे भाई कि आप जब 1 जून को वोट देने जाएंगे तो आपका 1 वोट 4 काम आएगा। पहला ये कि आप विजय हांसदा जी को जिता करके देश की लोकसभा में पहुंचाएंगे। दूसरा, आलमगीर आलम साहब की जेल की सलाखें टूटेंगी और वो जेल से बाहर आएंगे। तीसरा, हेमंत सोरेन जी जो आपके चहेते मुख्यमंत्री हैं वो भी बाहर निकल करके आएंगे। और चौथा, आप अपने वोट से 1 लोकसभा का सांसद पाओगे और 1 राज्यसभा का सांसद पाओगे। मैं चाहता हूं कि विजय भाई को जब आप जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए तो ये देश की लोकसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़े, और मैं देश की राज्यसभा में हूं, मैं वहां खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूं। एक जिताओ, एक साथ में फ्री पाओ, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मैं चाहता हूं कि 1 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, अपना एक वोट लेकर के। भाजपा के नेता अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। और हमारा नेता क्या कह रहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी, 4 जून को सरकार बनाओ, 15 अगस्त तक इस देश के 30 लाख नौजवानों को एक झटके में पक्की नौकरी देने का काम करेगी हमारी सरकार। और यहां मेरी माएं बहनें मौजूद है, मेरी आवाज उन तक जा रही है। इस इलेक्शन में सबसे बड़ा तो फायदा आपका है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जानते हैं क्या कह रहा है? मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं, सबसे कम उम्र का। मैंने बनाया है उस मैनिफेस्टो को। उसमें लिखे गए एक लफ्ज आपके इस भाई की कलम से भी निकले हैं। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, इस देश की हर गरीब परिवार की महिला को महालक्ष्मी योजना के तहत सीधे उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया डायरेक्ट दिया जाएगा सालाना, यानी कि 8,500 रुपए महीना। कितना बड़ा ऑफर है ये। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने के लिए यहां आया हूं, चूंकि वक्त बहुत कम है, आगे अभी 2-3 सभाओं में और जाना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो यहां जो भी जेएमएम के साथी खड़े हैं, कांग्रेस के साथी खड़े हैं, मैं उन सब से अपील करते हुए यह कह रहा हूं कि पिछले बार भी आपने विजय हांसदा जी को जिता करके, एक तरफा जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया, और मुझे इस बार भी पूरा यकीन है कि आप इन्हें जिता करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। सुनना मेरी बात को बहुत संजीदगी से, मैं इसके बाद आपको शायरी भी सुनाऊंगा, सिर्फ भाषण नहीं सुनाऊंगा। जब सिकंदर ने यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के नीचे पेड़ है, पेड़ के पास एक इंसान। जब खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है, जो उसने बादशाहत ऐसे हाथ में सौंप दी जो लात मारता है, तो लात तो हमको आपको भी पड़ी 2014 में महंगाई की। याद है वो नारा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद आटा, चावल, दूध, दही, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर क्या नहीं महंगा कर दिया। ये भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। कफन पर चिता की लकड़ी तक महंगा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहां मीडिया के साथी मौजूद हैं, हमने वो नारा सुना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर हमने वो मंजर भी देखा कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, और फिर उसके बाद रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई। हमने देखा कि उन्नाव में
है। हम तो बचपन से एक श्लोक पढ़ते थे। अभी आपको पन्ना गुप्ता जी आयत सुना रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी आपको श्लोक सुना रहा है। हम तो इस श्लोक सुना करते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी पूजा है नारियों की, नरेंद्र मोदी जी, कि जब आप देश के लाल किले पर खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण पर भाषण देते हैं तो उसी भाषण के 2.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के दोषी जो बलात्कारी थे उनको न सिर्फ आप रिहा करवाते हैं बल्कि उनको आपके भाजपा के लोग माला पहनाते हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है कि जब ओलंपिक लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर इंसाफ पाने की गुहार लेकर के खड़ी होती हैं तो आपकी पुलिस उनको घसीटती है। आप अपराधी के साथ खड़े होते हैं, बेटियों के साथ नहीं खड़े होते। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में बनाया क्या। मैं एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में बनाया क्या। मेरा दिल हुआ कि मैं उठ के बोलूं, तब तक खड़गे जी पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये भाजपा के लोग 70 साल 70 साल 70 साल, अरे मैं तो यहां कह रहा हूं कि जो भाजपा की सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाई वो देश क्या चलाएगी। मैं तो देश की पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के पूछता हूं कि आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी 2014 में कि बहुत भाइयों बहनों मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तो मैं तो पार्लियामेंट में भी पूछ रहा हूं और यहां गुमानी के इस मैदान में भी खड़ा होकर के उनसे पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में हूं। आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक, आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए उन तक कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को विजय हांसदा बन के लड़ो, आलमगीर आलम बन के लड़ो, हेमंत सोरेन बन के लड़ो, राजेश ठाकुर बन के लड़ो, बन्ना गुप्ता बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अगर चूक गए तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार के मंसूबे अच्छे नहीं हैं, इसलिए आखिरी मौका समझ करके लड़ो इस इलेक्शन को। 1 जून को घरों से बाहर निकलो, बस 4 नंबर का बटन याद रहे, तीर धनुष 4 नंबर का बटन, इतना दबाओ इतना दबाओ इतना दबाओ कि शाम तक पीठासीन अधिकारी कह दें कि बस करो भैया, विजय हांसदा जीत करके देश की पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगली लाइन पे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला तो बहुत समझदार है, मैंने अब तक नाम नहीं लिया, लेकिन ये गुमानी के लोग हैं भाई, अच्छे अच्छों का गुमान उतार देते हैं, तोड़ देते हैं। मैं सलाम करता हूं, आप इस तपती दोपहरी में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं, और खासतौर से माओ बहनों को जो छतों पे मौजूद है उन सबको शामिल करता हूं इन मिसरों में कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? मैं बताता हूं क्या क्या बेच रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। इधर वाले तो ताली बजा रहे हैं, जोश दिख रहा है, इधर वाले पता नहीं क्यों खामोश है। मैं फिर से पढ़ता हूं इन लाइनों
कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय भाई इधर आइए। देखो यार, एक बात बहुत जज्बाती तौर पे आपसे कहता हूं, मैंने इस इंसान को देश की पार्लियामेंट में हर दिन आपके मुद्दे पर लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से आपसे यह कहने आया हूं कि इस इलेक्शन को बहुत जरूरी समझ के लड़िए। विजय भाई की जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी। 1 जून को जब आप घरों से निकलोगे और इन्हें तीर धनुष के सामने वाला बटन दबा करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओगे तो आपका दिया गया एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, शिबू सोरेन साहब को मिलेगा, हेमंत सोरेन साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट बाबा साहब अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और गुमानी वालों, आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। मैं आपसे भले ही 1000 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे बेखबर रहता हूं। आपके मुद्दों पर सड़क से संसद तक लड़ता हूं, आवाज उठाता हूं। तो मैं यहां आया हूं तो मैं लौट करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से यह कह सकूंगा कि मैं गया था गुमानी में और मैं वहां लोगों के सामने अपना दामन फैला के आया हूं विजय भाई के लिए, और लोगों ने कहा है कि हम आपको मायूस है। चौकीदार कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला। तो बहुत समझदार है, मैंने अब तक नाम नहीं लिया, लेकिन ये गुमानी के लोग हैं भाई, अच्छे अच्छों का गुमान उतार देते हैं, तोड़ देते हैं। मैं सलाम करता हूं, आप इस तपती दोपहरी में इतनी बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं, और खासतौर से माओ बहनों को जो छतों पे मौजूद है उन सबको शामिल करता हूं इन मिसरों में कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? मैं बताता हूं क्या क्या बेच रहा है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। इधर वाले तो ताली बजा रहे हैं, जोश दिख रहा है, इधर वाले पता नहीं क्यों खामोश है। मैं फिर से पढ़ता हूं इन लाइनों को कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय भाई इधर आइए। देखो यार, एक बात बहुत जज्बाती तौर पे आपसे कहता हूं, मैंने इस इंसान को देश की पार्लियामेंट में हर दिन आपके मुद्दे पर लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से आपसे यह कहने आया हूं कि इस इलेक्शन को बहुत जरूरी समझ के लड़िए। विजय भाई की जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी। 1 जून को जब आप घरों से निकलोगे और इन्हें तीर धनुष के सामने वाला बटन दबा करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओगे तो आपका दिया गया एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, शिबू सोरेन साहब को मिलेगा, हेमंत सोरेन साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट बाबा साहब अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया
मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और गुमानी वालों, आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। मैं आपसे भले ही 1000 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे बेखबर रहता हूं। आपके मुद्दों पर सड़क से संसद तक लड़ता हूं, आवाज उठाता हूं। तो मैं यहां आया हूं तो मैं लौट करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से यह कह सकूंगा कि मैं गया था गुमानी में और मैं वहां लोगों के सामने अपना दामन फैला के आया हूं विजय भाई के लिए। और लोगों ने कहा है कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना मुझे मायूस? तो उठाओ यहां से वहां तक एक एक हाथ, मुझे एहसास दिलाओ कि एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलोगे। और भाजपा के जो लोग समझ रहे हैं कि हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम को जेल भेज करके वो रिजल्ट बदल देंगे, मैं तो उनसे आखिरी 4 मिसरे पढ़ के कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना। ये 4 मिसरे विजय भाई पर भी लागू होंगे, आलमगीर आलम साहब पर भी लागू होंगे और हेमंत सोरेन साहब पर भी लागू होंगे। इमरान जो मिसरे पढ़ रहा है, एक एक हाथ को कसम देता है, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर जेल की सलाखों के अंदर तक पहुंचे और दिल्ली तक भी पहुंचे। मैं पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहना अगली लाइन पर कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक आखिरी वादा कि 4 जून को जिताइए। मैं दिल्ली रहूंगा, मेरी नजरें इस सीट पर रहेंगी, इतना एक वादा कर रहा हूं। नहीं, वो शायरी सुनाने के लिए अलग से किसी महफिल में आऊंगा। मैं 3 सभाएं और से डर जाएंगे। ये झारखंड की तरफ से दिल्ली के नाम है मेरे ये मिसरे। हेमंत सोरेन जी की तरफ से, आलमगीर आलम जी की तरफ से, विजय की तरफ से, राजेश जी की तरफ से, बन्ना जी की तरफ से दिल्ली के हुक्मरानों के नाम है मेरे ये मिसरे। जब कल्पना सोरेन जी नारा लगाते हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो मैं ये जानता हूं कि ये झारखंड है, ये लोगों का गुरूर खंड खंड करने वाला सूबा है, झुकने वाला सूबा नहीं है। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही है, उस तहजीब की बात करता हूं मैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे, मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाए
कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? बताओ मुझे, हाथ उठा के रखते हो इस बात पर ईमान? तो मेरे भाई, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, इसलिए आपसे यह कहना चाहता हूं मेरे भाई कि मैं यहां आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि 4 जून को जिताइए, इंशाल्लाह उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आपके बीच में आऊंगा। इसी मैदान में विजय हांसदा जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए, फिर आऊंगा आपके बीच में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। इमरान प्रतापगढ़ी जी, हम सबों के बीच उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता जी और आप सबों के चहेते, आप सबों के सांसद विजय हांसदा जी, हमारे जिला अध्यक्ष बरकत खान, कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान कीजिएगा, क्योंकि आज जो देखने को लग रहा है, तमाम लोगों के बावजूद ये मैदान सूना लग रहा है, क्योंकि यहाँ आलमगीर आलम साहब हैं। हम लोग संकट की घड़ी में आए हैं, पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, हर जगह लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। और मैं कहता हूं बार बार प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, थोड़ा रहम कीजिए और इस तरह की हरकत मत कीजिए कि जिससे इंसान का आपसे विश्वास उठ जाए। आपने लगातार पूरे झारखंड को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, पहले हमारे मुख्यमंत्री को और उसके बाद जो हमारे मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब को आपने जेल भेजने का काम किया है। हम समझते हैं कि आप लोग अगर एकजुट रहे और 1 जून को आपने मतदान किया कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में झामुमो के तीर कमान पर, तो मैं आपको वादा करके जाता हूं, कोई माई का लाल आलमगीर आलम साहब और हेमंत सोरेन को बाहर आने से नहीं रोक सकता। पूरे हिंदुस्तान में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए कि आज जो लड़ाई है देश बेचने वाले और देश बचाने वालों के लिए है। लोग कहते हैं क्या ये राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर की यात्रा क्यों की? उन्होंने इसलिए किए क्योंकि उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था और इस देश को बनाया है। इस देश को बचाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने पदयात्रा की। आज लोग महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं। अब अपने बाप का परिचय नहीं किसी को पता हो, उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं। पूरा देश जिसको बापू मानता है, उसको तुम कहते हो कि 10 साल पहले गांधी जी आने के बाद जाना कि महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी और गौडसे के बीच की लड़ाई है, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, हिंसा और अहिंसा के बीच की लड़ाई है। हम समझते हैं कि आप लोग अहिंसा के साथ खड़े रहेंगे, आप लोग सत्य के साथ खड़े रहेंगे और अपने देश के बाप, देश के बापू महात्मा गांधी के साथ खड़े रहेंगे। पूरा देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान सिख को शक की निगाह से देखता है, सिख ईसाई को शक की निगाह से देखता है, अगड़ा पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, ईसाई दलित को शक की निगाह से देखता है, दलित पिछड़े को शक की निगाह से देखता है। सच पूछे तो पूरा भारतवर्ष एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है।
इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार कहता हूं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर के चलो। लेकिन ये प्रधानमंत्री हठधर्मी है और ये मानने वाला व्यक्ति नहीं है। बार बार कहने के बावजूद नहीं माने तो आपने इसी गुमानी के मैदान से 2019 में झारखंड की सरकार को रुखसत करने का काम किया था। एक बार फिर इस गुमानी के मैदान में, श्रीकुंड के मैदान में मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आपके सांसद फिर से एक बार जीत के जा रहे हैं आपकी वजह से। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि बगैर जनता के मतदान के, बगैर जनता के समर्थन के 400 सीट जीतने का दावा कर दूं। मैं जानता हूं कि अगर जीत होगी तो आपकी वजह से होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, विनती है कि विजय हांसदा जी के पक्ष में मतदान कीजिएगा, 4 नंबर पर बटन दबाइएगा और विजय हांसदा जी को जिताइएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि हुकूमत के लिए तो एक ही आंसू खतरा है, तुमने तो आंसुओं का समंदर बहा दिया है। इसलिए जो मैं देख पा रहा हूं, हर आंख में आंसू है हमारे आलमगीर साहब के लिए, और इस आंसू का एक एक करके जवाब दीजिएगा। हम समझते हैं उनकी कमी आपको खल रही होगी, उनके परिवार की कमी खल रही होगी। मैं उनका बेटा बन करके आया हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आलमगीर साहब 4 जून के बाद हमारी ओर से हम आपको कह सकते हैं कि आपके पास होंगे। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, नहीं तो मर के जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन झारखंड ये बात साबित किया कि झारखंडी में दम है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने बीजेपी के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, जेल जाना पसंद किया। आज आपके सम्मान के लिए, इंडिया गठबंधन के सम्मान के लिए, आपके प्यार के लिए वो जेल गए और उसके बाद देखा गया कि भाई और कौन बड़ा नेता है, आलमगीर बाबू, तो उनको भी जेल भेजने का काम किया गया। और हमको लगता है कि वैक्सीन सबको पड़ा होगा। कितने लोग वैक्सीन लिए? आज पता चल रहा है कि जितने लोग वैक्सीन लिए हैं, कई लोग हार्ट अटैक से मरे और हर एक व्यक्ति जो वैक्सीन लिया है उसको हार्ट अटैक का खतरा है। और उन वैक्सीन कंपनियों से इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया लिया। ये लोग बीमारी के समय में भी अपना पॉकेट भर रहे थे। और नरेंद्र मोदी का एक बड़ा अच्छा वाक्य है, हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के लाए थे, झोला उठा के चल जाएंगे, लेकिन इस बार झोला जो है खाली नहीं है। और हमारे हेमंत जी तक बहुत कम समय में जो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने कहा कि हम आवास देंगे, पेंशन देंगे, राशन देंगे, रोजगार देंगे, स्कूली शिक्षा को हम बेहतर करेंगे। और जितनी रोड, अगर पुल पुलिया हमारे समय में बनी है, माननीय आलमगीर बाबू के समय में बनी है, हमको लगता है कि पिछले 18-19 साल बीजेपी सरकार में नहीं बना है। पूरा देश देख रहा है कि जो माहौल में ये देश को रंगना चाह रहे हैं, अब उस रंग में ये लोग हमारे देशवासी रंगना नहीं चाह रहे हैं। 10 साल गलत हाथों में ये देश रहा है, अब यहाँ की जनता मुक्ति चाहती है। अब ये बीजेपी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है, अब ये बीजेपी और जनता की लड़ाई है। जनता जवाब देने के मूड में है और आखिरी चरण में भी फिर उन्हें जवाब मिलेगा। गोड्डा, राजमहल और आपका जाकर के दुमका, तीनों का तीनों सीट इंडिया गठबंधन के हाथ में आने वाला है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनती है तो शांति तो बहाल होगी, हमारे हेमंत सोरेन और आलमगीर जी भी बाहर आएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ 1 तारीख 4 नंबर पे तीर धनुष छाप पे आपका वोट पड़े। अब तीनों अबुरन गोगो जरा बाबा जरा अपने तो से नोटे सोहल सेटर करा पे इनसे कोई हाइमा जोहार नुआगिंग में नहीं ये बार या हुआ लड़ाई हुआ आरक्षण व्यवस्था बंचाव या मिटे उगते करा
bubuutaw kana चेल कापरन की तब पितर को नौकरी को नामा से आबुरन हम तिना जहां ना जाएगा रेगी तिंगु कटे चाहे दिल्ली बैसी रे चाहे अमदिसों बैसी रे अबुआ कथा को लगा लगी होड़ को चला करना उना व्यवस्था चबाई लगी नहीं तो बीजेपी सरकार को बुटाव करना उना कोई बुन बचावा और इंडिया गठबंधन या सरकार दिल्ली रे बिनाव लेखा अबुरन हेमंत अबुरन आलमगीर बाबू बनर उनको तो बाहर तेज हुआ इसलिए पहली तारीख 4 नवंबर आशा छपा सबको फिर से निवेदन है 1 तारीख 4 नंबर पे तीर धनुष छाप पे आपका वोट पड़े बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जितने यहाँ पे हमारे आगंतुक आए हैं उन लोग को भी उन्हें जेल भेज दिया जाता है लेकिन झारखंड ये बात साबित किया कि झारखंडी में दम है माननीय हेमंत सोरेन जी ने बीजेपी के सामने झुकना मंजूर नहीं किया जेल जाना पसंद किया आज आपके सम्मान के लिए इंडिया गठबंधन के सम्मान के लिए आपके प्यार के लिए वो जेल गए और उसके बाद देखा गया कि भाई और कौन बड़ा नेता है आलमगीर बाबू तो उनको भी जेल भेजने का काम किया गया और हमको लगता है कि वैक्सीन सबको पड़ा होगा कितने लोग वैक्सीन लिए आज पता चल रहा है कि जितने लोग वैक्सीन लिए हैं कई लोग हार्ट अटैक से मरे और हर एक व्यक्ति जो वैक्सीन लिया है उसको हार्ट अटैक का खतरा है और उन वैक्सीन कंपनियों से इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया लिया ये लोग बीमारी के समय में भी अपना पॉकेट भर रहे थे और नरेंद्र मोदी का एक बड़ा अच्छा वाक्य है हमारा क्या है हम लोग झोला उठा के लाए थे झोला उठा के चल जाएंगे लेकिन इस बार झोला जो है खाली नहीं है और हमारे हेमंत जी तक बहुत कम समय में जो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने कहा कि हम आवास देंगे पेंशन देंगे राशन देंगे रोजगार देंगे स्कूली शिक्षा को हम बेहतर करेंगे और जितनी रोड अगर पुल पुलिया हमारे समय में बनी है माननीय आलमगीर बाबू के समय में बनी हमको लगता है कि पिछले 18-19 साल बीजेपी सरकार में नहीं बना है पूरा देश देख रहा है कि जो माहौल में ये देश को रंगना चाह रहे हैं अब उस रंग में ये लोग हमारे देशवासी रंगना नहीं चाह रहे हैं 10 साल गलत हाथों में ये देश रहा है अब यहाँ की जनता मुक्ति चाहती है अब ये बीजेपी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है अब ये बीजेपी और जनता की लड़ाई है जनता जवाब देने के मूड में है और आखिरी चरण में भी फिर उन्हें जवाब मिलेगा गोड्डा राजमहल और आपका जाकर के दुमका तीनों का तीनों सीट इंडिया गठबंधन के हाथ में आने वाला है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनती है तो शांति तो बहाल होगी हमारे हेमंत सोरेन और आलमगीर जी भी बाहर आएंगे इन्हीं सब बातों के साथ 1 तारीख 4 नंबर पे तीर धनुष छाप पे आपका वोट पड़े अब तीना अबुरन को जरा बाबा जरा अपने तो से नोटे सोहर सेटर करा पे इनसे कोई हाइमा जोहार नुआगिंग में नहीं ये बार या हुआ लड़ाई हुआ आरक्षण व्यवस्था बचाव रे मिटे उठते करा जिरानी तो बीजेपी सरकार आपको आरक्षण छपाए लगे बुटाव करा चेल कापरन की तब पितर को नौकरी को नामा से आबुरन हम तिना जहां ना जाएगा रेगी तिंगु कटे चाहे दिल्ली बैसी रे चाहे अमदिसों बैसी रे अबुआ कथा को लगा लगी होड़ को चला करना उना व्यवस्था चबाई लगी नहीं तो बीजेपी सरकार को बुटाव करना उना कोई बुन बचावा और इंडिया गठबंधन या सरकार दिल्ली रे बिनाव लेखा अबुरन हेमंत अबुरन आलमगीर बाबू बनर उनको तो बाहर तेज हुआ इसलिए पहली तारीख 4 नवंबर आशा छपा सबको फिर से निवेदन है 1 तारीख 4 नंबर पे तीर धनुष छाप पे आपका वोट पड़े बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जितने यहाँ पे हमारे आगंतुक आए हैं उन लोग को भी प्रतापगढ़ी आए हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी आए हैं इसीलिए तो दिक्कत कर रहा है लोग और आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आज ये देश का मुस्तकबिल किस दिशा में जा रहा है एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं अमन आइन अखलाक मोहब्बत को तोड़कर गंगा जमुनी तहजीब को तोड़कर इस देश में अपने मुफाद को पूरा करना चाहते हैं अपनी सियासत को पूरा करना चाहते हैं दूसरी तरफ हम लोग खड़े हैं जो चाहते हैं अमन हो आइन हो अखलाक हो मोहब्बत हो प्रेम हो विश्वास हो उसके साथ हम जीने वाले लोग हैं जो एक दूसरे के साथ जीना पसंद करते हैं हम कहना चाहते हैं साथियों दोस्तों कि ये लोग चाहते हैं हमेशा झूठा जुमला झूठी बात कहने वाले लोग अमरीका कह रहे हैं 400 पार लेकिन
ये हमारे आइन को तोड़ना चाहते हैं, हमारे आरक्षण को तोड़ना चाहते हैं। अभी कह रहे हैं 400 पार, जब बंगाल गए थे तो कहा 200 पार और इनको दिया 73 सीट। जब ये गए झारखंड में कहा 65 पार तो इनको दिया 23 सीट और सत्ता से बेदखल कर दिया। जब ये दिल्ली गए तो कहा 45, इनको आया 8 सीट। जब ये गए कर्नाटक तो इनको आया 130 कहा और 65 में आके अटक गए। जब ये गए महाराष्ट्र 150 कहा, 105 आया। मिजोरम पहुंचे तो 21 कहा था, 1 आया। हम कहना चाहते हैं साथियों दोस्तों कि आज झारखंडी कभी किसी से डरता नहीं है। हम अमन, आइन, अखलाक, मोहब्बत पसंद लोग हैं और यदि ये दरख्त के पत्ते भी यदि हिल रहे हैं, हमारे और आपके अंदर रूह भी है, तो वो बिना मालिक की मर्जी के नहीं है। इसलिए वो तो इज्जू मंतसा, वो तो जिल्लू मंतसा, शोहरत और जिल्लत मालिक देता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। और ये कौम, विशेष करके मैं अकलियत भाइयों से कहूंगा कि आप शहादत में इबादत देखने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूँ भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं। अरे हम लोग मालिक से डरने वाले लोग हैं। कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनश जालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनश जालिमीन। यदि डरना होता तो वो पाकिस्तान की पैटेंट टैंक से हवलदार अब्दुल हमीद ने अपने तन पर बारूद बांधकर उस पैटेंट टैंक को उड़ाकर बता दिया कि मादरे वतन मां भारती के लिए इस देश का अक़लियत अपनी जान देने वाला है। क्या दोष है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का? वो तो कहते थे कि राम राज लाना है, वो कहते थे कि राम राज लाना है, वो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनको भी गोली मार दिया। बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये झूठ और मक्कार, ये झूठ और मक्कार लोग हैं और ये झूठी बात कहने वाले लोग हैं। इसलिए हम कहने आए हैं कि आज बचाना होगा, क्योंकि बांट दिया इस धरती को। चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे? जो नस्लों का करे बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इसलिए साथियों दोस्तों, आपको एक एक वोट देना है। भूलबेन ना আমার বন্ধুগণ, ভুলবেন না আমার মা और বোনরা, আপনাদের একমাত্র चुनाव निशान तीर और कमान। विपुल वोट दिए तीर और कमान में, आपने जयजुत करुण। यही बोलने के लिए हम आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि किसी माई के लाल से हमको डरने की जरूरत नहीं है। अरे जेल में हमारे शेर को भेजा, लेकिन जेल में शेर अभी भी दहाड़ रहा है और इनकी खिड़की बंधी हुई है। ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचा था कि शेर को बंद कर देंगे तो शेर बिल्ली हो जाएगा। अरे शेर बब्बर शेर बन गया है और उसकी पत्नी शेरनी हो गई है। अब इनका विकल्प नहीं है। इसलिए साथियों दोस्तों, चूंकि हम लोगों को इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना है, मैं बहुत सी बातें कह सकता हूँ, बहुत सी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन अंतिम शेर के साथ चूंकि इमरान प्रतापगढ़ी आए हैं तो हमको भी जोश आ रहा है कुछ शेर बोलने का। जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक, जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक एक लौह जलाना लाजिम है। जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक एक लौह जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है।
और मुझसे भी घबराने लगे तो आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम, शुक्रिया, धन्यवाद।